यहाँ पर अभी आप टेबल पर जितने भी सामान देख रहे हो, ये लाइट्स देख रहे हो, जो एसी चल रहा है वो देख रहे हो, पीछे के लाइट्स देख रहे हो, ये सब की सब चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। हमारा चैनल है टेक ओरिएंटेड चैनल। जितने भी टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं सब के सब किस पर चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर। इसीलिए आज के दिन इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंडिया में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है वो प्रोड्यूस करी जाती है कोल की मदद से। और कोल का शॉर्टेज अभी के टाइम में एक रियल इशू है। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ और इसके क्या सॉल्यूशंस है, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कोल शॉर्टेज का जो सबसे पहला रीजन है वो है कोरोना वायरस। जब ये वायरस आया था तब एकदम से दुनिया बंद हो गई, सब अपने अपने घर में चले गए। अब सब घर में चले गए, इससे घर की इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो बढ़ गया, लेकिन जितनी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर बहुत ज्यादा पावर यूज होती थी, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई। पावर कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जब दोबारा से चीजें रिज्यूम हुई, जब दोबारा से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चालू हुई, वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम करना उन्होंने जब शुरू करा, तो क्योंकि बहुत सारे जो जॉब्स हैं, स्पेशली आईटी जॉब्स, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पर घर पे रहने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई। दूसरा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जाती थी, वो जब अपने 100% पोटेंशियल पर आए तो वहाँ का कंजम्पशन भी उतना आ गया। तो ओवरऑल जो 2019 में हम जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे उसके मुकाबले अब कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अब जब ये चीज हुई तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ यूके में। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होने लगी, कोल को बाहर से इंपोर्ट करा जाने लगा। यूके की गवर्नमेंट ने जो माइनिंग कंपनीज थी जो बंद हो चुकी थी, जो पावर प्लांट्स बंद हो चुके थे, उनको भी चालू करवाना पड़ा उन्हें, क्योंकि जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो इस वजह से कोल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ने लगा यूके में, इंपोर्ट वो ज्यादा करने लगा। इसके बाद बात आती है चाइना की। दुनिया में कोई क्राइसिस आए उसमें चाइना का नाम ना हो, ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करती हैं। इसी के साथ साथ इंडिया और चाइना वो दोनों कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कोल को इंपोर्ट भी कराती हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया एक काम करो, कोरोना वायरस चाइना से कैसे बाहर निकला इसके ऊपर एक जांच बैठाओ, हम जानना चाहते हैं कि हुआ कैसे। अब भाई चाइना को ये बात बुरी लग गई, उन्होंने कहा कि इसने ऐसा कैसे कहा, हम जो कोल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे वो कोल इंपोर्ट करना बंद कर दो। भाई कैसे हमारे ऊपर उंगली उठाई उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनीज, जो वहाँ की चाइना की कंपनीज थी, उनसे कहा कि भैया एक काम करो, अपने आप को नेचुरल ग्रीन रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना शुरू करो, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करो, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इनका इस्तेमाल करना शुरू करो। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रांजिशन इतना फास्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको बताया चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कोल का, सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, तो एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट हो पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इसी वजह से कुछ टाइम तक तो ठीक चली चीजें, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर कोल की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ने लगी। डिमांड नहीं, सप्लाई जो है वो कम होने लग गई, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी है, सप्लाई इतनी आ नहीं रही। तो यहाँ पर सिंपल सा एक रूल है, जब हमारी सप्लाई कम हो जाती है या फिर हमारा डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम रहती है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनली आज के टाइम में कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में 135 में से 16 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो करीब 17,000 मेगावाट से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और उनके पास आज के टाइम में 0 कोल अवेलेबल है, स्टॉक में कोल है ही नहीं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। 135 पावर प्लांट्स में से 64 के पास सिर्फ 4 दिन का, 25 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 7 दिन का, और 17 पावर प्लांट्स के पास अभी के मेरे रिसर्च के हिसाब से कुछ ही घंटों का कोल रिजर्व में रह गया है। इस 135 पावर प्लांट्स में से किसी भी एक कंपनी के पास भी पूरे एक हफ्ते से ऊपर का रिजर्व नहीं है, और इंडियन फेडरल गाइडलाइंस के हिसाब से हर पावर प्लांट्स के पास एटलीस्ट 2 वीक्स का स्टॉक अवेलेबल में रहना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि हालत कितनी ज्यादा गंभीर है। इस पूरे सप्लाई चेन की गड़बड़ी की वजह से जो कोल इंडोनेशिया से मार्च के टाइम में इंडिया में आता था उसकी प्राइस थी $60 पर टन, लेकिन अभी उसी 1 टन के लिए हमें 60 की बजाय $200 देने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 महीने का जो प्राइस था उसके मुकाबले आज का प्राइस करीब 50% तक बढ़ा दिया है। तो ऑब्वियसली अगर कोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ेंगे और हमारा कंजम्पशन अगर सेम रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी इतना नुकसान तो नहीं झेलेगी। इसकी वजह से आएगा पावर क्राइसिस, और वो हमें देखने को मिल भी रहा है। आपने न्यूज में देख ही लिया होगा, कितनी सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये बोल दिया गया है कि भैया अपना अपना देख लो,
हमें पावर शॉर्टेज मिल सकती है। इवन यहाँ नोएडा जैसे जगह पे जहाँ पर पावर कट का कोई नाम मतलब होता ही नहीं था, ओकेजनली होता है, वहां पर कल करीब 2.5 से 3 घंटे तक बिजली नहीं थी। और हमारे जो सप्लायर हैं NPCL, उन्होंने भी एक नोटिस जारी कर दिया है कि भैया 6 बजे के बाद अपने AC वगैरह को मत ही चलाओ, क्योंकि यहाँ पर मौसम ठंडा भी हो चुका है तो जरूरत भी नहीं है। दूसरा, अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको कम से कम यूज करने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल वे में यूज करने की कोशिश करो। और इन सब के बावजूद भी आपको रेगुलर इंटरवल पर पावर कट्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए रेडी भी रहो। तो अब इस सबका सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, कंपनीज कोल इंपोर्ट करे जितना वो इंपोर्ट करती थी पहले, लेकिन उसकी वजह से प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन रेडी है कौन नहीं, कोई भी नहीं जानता। दूसरा, अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो प्रोड्यूस करती हैं चीजों को, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही यूज होनी है, उनको ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ेगा। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें बढ़ोतरी आएगी। कुल मिलाकर जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस की वजह से। यहाँ पर कई सारी कंपनीज है, लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स की बहुत सारी कंपनीज है, तत्वचिंतन हो गई, क्लीन साइंस एंड एनर्जी हो गई, और आपका जो ऑटो सेक्टर है वहां पर भी कई कंपनीज ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको 50% तक कट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो क्राइसिस आया है वो आया है सर्दियों के टाइम में, स्पेशली इंडिया में। अब सर्दियों में जो AC है और फ्रिज है, ये जो 2 मेन आपके कंज्यूमर लेवल के जो कंजम्पशन करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा, वहां पर AC तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फ्रिज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर चलता है, तो इसकी वजह से दूसरा पंखे चलने बंद हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलनी बंद हो जाएंगी गर्मियों में। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बंद होने की वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पावर कंजम्पशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से कंपनीज को थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, थोड़ा स्टॉक करने का, थोड़ा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने का। यहाँ पर एक और रीजन इंडिया में स्पेशली मैं बताना भूल गया कि इंडिया में जो अभी मानसून का टाइम था, वहां पर मानसून जाने के बाद भी बारिश हुई, तो कंपनीज जो माइनिंग कंपनीज हैं जो कोल निकालती हैं जमीन से, वहां पर कई सारी माइंस के अंदर पानी भर गया क्योंकि बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल है कि उन्हें भी बारिश के टाइम में एटलीस्ट 3-4 हफ्ते का जो कोल है वो पहले से निकाल के रिजर्व में करके रखना है, ताकि अगर एक्स्ट्रा बारिश होती है तो वो लोग इसके लिए प्रिपेयर रहे। अगर माइनिंग बंद भी हो जाती है तो उनकी सप्लाई ऐसे बंद न करनी पड़े, लेकिन उन कंपनीज ने ऐसा नहीं किया। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन इसका ये है, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस कम करो। दूसरा इसका सॉल्यूशन है जो गवर्नमेंट ने ले ही लिया है कि कैप्टिव माइंस। ये ऐसी माइंस होती हैं जो कोल माइन करती हैं और वो केवल एक इंडिविजुअल कंपनी को ही देती हैं, जो कि स्पेशली उनकी ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर प्लांट है, तो टाटा पावर प्लांट का टाटा माइनिंग जो कंपनी है वो माइन करेगी और वो केवल टाटा को ही अपना कोल बेच सकती है। इसको कहते हैं कैप्टिव माइंस। ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो भी तुम कोल निकाल रहे हो उसका 50% तुम बाहर मार्केट में जाकर बेच सकते हो। तो इससे जो बाहर दूसरी कंपनीज है जिनके पास कोल नहीं है, वो लेकर अपने पावर प्लांट को जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर सकती हैं। तो इसके बाद सवाल ये आता है कि ये पावर क्राइसिस कब तक चल सकता है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि ये मार्च महीने तक चल सकता है। हालांकि वो पीरियड अगर रहा तो ये काफी बड़ा पीरियड हो जाएगा और इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे पावर के जो प्राइसेस हैं उसमें हमें बढ़ोतरी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। अब जिस तरह पेट्रोल के प्राइसेस एक बार बढ़े तो ऐसा लग रहा था कि ये इतने ऊपर तक तो नहीं सस्टेन करेंगे, ये वापस नीचे आने चाहिए, जो कि नहीं आए हैं। तो अगर बिल्कुल ऐसा ही पावर के प्राइसेस के साथ हुआ, मतलब अचानक से इस शॉर्टेज की वजह से प्राइस जो है वो अचानक से बढ़ा दी जाए और बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब वो कम ना करी जाए, तो ये इंडियन एज अ होल इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा खराब होगा। वैसे ज्यादातर चांसेस है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं जानता। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए थी। पावर का इस्तेमाल भाई बहुत वाइजली करो। यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है इस टाइम, एसी बहुत 28 डिग्री पर चला रखा है और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होगी उसे भी बंद कर दिया जाएगा। सारी लाइट्स भी बंद करके ही मैं रहता हूँ। अपने रूम में रिसर्च करते टाइम भी लाइट बिल्कुल ऑन नहीं रहती, पंखा सब कुछ बंद रहता है। तो बस आप भी अपनी तरफ से इंडिविजुअली कोशिश करते रहो। ये इंडिविजुअली जब आप करोगे तो कलेक्टिव रूप में जब निकलेगा ना तो वो बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। बस मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।